मैंने ऐसा फ़ील किया रात में कि कोई मेरे बेड पे चढ़ा, वो मेरे पैरों को टाँप के दूसरी तरफ गया है। जो चीज़ थी, वो जो ब्लैक शैडो थी, जो वो उतरा है कि उसने मेरी कमर पे हाथ रखा। मैंने कुछ 2-4 सेकंड उसको देखा और वो बहुत लंबी ब्लैक कलर की शैडो। पर जब मैं सुबह उठी हूँ, सुबह जो मेरे कपड़े हैं, मेरे कपड़े मैंने पहने ही नहीं हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। आज का रियल इंसिडेंट हमें अंजलि ने शेयर किया है। और अंजलि ने एक इंसिडेंट पहले भी हमसे शेयर किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ गुड़गांव के एक होटल में गई थी जयपुर से आते वक्त। जब वो वहां पर एक फंक्शन अटेंड करके आ रही थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से उन्हें गुड़गांव में एक होटल में स्टे करना पड़ा, जो कि एक मिड पॉइंट था। और उस होटल में उनके साथ रियल इंसिडेंट हुए जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। इसके बाद जब मेरी अंजलि से बात हुई, आगे बढ़ने से पहले आप एक बार उस थंबनेल को देख लीजिए जो कि पूरा रियल इंसिडेंट हमें अंजलि ने शेयर किया है। आप इन इंसिडेंट्स को सीरीज वाइज सुन सकते हैं। आप चाहो तो गुड़गांव वाले इंसिडेंट को पहले भी सुन सकते हो और अभी बाद में भी सुन सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि अंजलि के साथ जब ये गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था, तब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी और उन्होंने बताया कि बचपन में उनके साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से अब ये उनकी हैबिट में आ गया है कि उनको ये पैरानॉर्मल चीज़ें अपनी खुली आंखों से दिखना शुरू हो गई है। तो जब मेरी अंजलि से बात हुई, उन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट मेरे पास रिकॉर्ड करके भेजा, जो कि आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और बहुत ही दर्दनाक तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि कैसे जब वो 16 साल की थी तब उनके साथ ये पूरा रियल इंसिडेंट स्टार्ट हुआ और अब तक 2025 चल रहा है, अब तक वो इन सारी चीज़ों से मुक्त नहीं हो पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये बात। अंजलि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय, पहले भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ और मेरी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं थी, बट मैं अपनी नानी के साथ काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करती थी। और जब मैंने अपने 10th के एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद मेरी नानी मेरे घर पे आई थी और वो मुझे यूपी के हरदोई में लेके गई। हरदोई में भी एक अंदर गांव है जिसका नाम उन्होंने रिवील नहीं किया, जहां पर उनकी नानी रहा करती थी। उस गांव में उन्हें लेके गई थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 16 साल की थी। 10th के एग्ज़ाम उन्होंने दिए थे और रिजल्ट अभी वेटिंग में था। तो इन्होंने बताया जब ये वहाँ पर पहुंची, हरदोई के अंदर जो गांव था, वहाँ पर जो घर बताया इन्होंने बहुत बड़ा था। आंगन के अंदर जाके जो इनके जानवर बंधा करते थे, जैसे गाय, बकरी, और उसके आगे भी जाके बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाए जाते थे। मतलब काफ़ी बड़ा घर नानी ने वहाँ पर बनाया हुआ था। उस घर के पीछे खाई जैसा एक एरिया था जहाँ पर अगर कोई चीज़ गिर जाए तो वो आसानी से वापस नहीं आ सकती। मतलब एक जैसे लाइन वहाँ पे से निकल रही थी और वो काफ़ी गहरी थी। लोगों के अक्सर वहाँ पे कपड़े गिर जाया करते थे और कभी कभार बच्चे खेलते खेलते उसमें गिरे हैं तो बच्चे अपने आप निकल नहीं पाए और कभी कभार बच्चों के वहाँ पर हाथ पैर भी टूटे। तो इन्होंने पूरे नक्शे को बताया क्योंकि आगे जाके इसका एक बहुत बड़ा रोल आने वाला है। इन्होंने बताया जब ये गाँव में गई तो उसके बाद इनके मामा के बच्चे वगैरह वहाँ पे मिले और दिल्ली से ये लोग सुबह निकले थे, बस पकड़ के ये शाम को पहुँचे। नानी जी और अंजलि सिर्फ 2 जने थे। जब ये लोग पहुंचे तो रात को अंजलि ने खाना खाया और वो वहीं पर सबके साथ सोई थी। सुबह जब हुई तो अपने मामा के बच्चों के साथ उन्होंने खेलना शुरू करा और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो वहाँ पर आसपास में थे, उनके साथ खेलना कूदना शुरू करा। उनसे कब दोस्ती होगी पता ही नहीं चला। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, दोपहर के टाइम पर गाँव में लगभग सारे अपने घर में रहते हैं। इन बच्चों ने क्या करा, खेलते खेलते एक प्लान बनाया, किसी को भी नहीं बताया। हालांकि जो मामा के बच्चे थे उन्हें तो इस चीज़ के लिए सख्त मना करा गया था कि दोपहर के टाइम पे आप कहीं दूर नहीं जाओगे घर से। फिर भी इन बच्चों ने चुपचाप प्लान बनाया। घर से 3 किलोमीटर दूर एक तालाब थी जिसमें पानी ठहरा हुआ था। ये बच्चे चुपचाप वहाँ पे चले गए और वहाँ पर जब ये गए, और अंजलि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय, मैंने वहाँ पर देखा जो तैरने वाले वो तैर रहे हैं और जो नहीं तैरने वाले वो सिर्फ उस तालाब में इधर उधर घूम रहे हैं आसपास। अंजलि को पानी का फोबिया है, लेकिन फिर भी अंजलि, जैसे सारे मामा के बच्चे उतरते चले गए, अंजलि भी पानी में उतर गई। सारे बच्चे तैरने लग रहे थे क्योंकि वो गांव के थे तो उन्हें तैराकी आती थी, लेकिन अंजलि बिल्कुल कोने में खड़ी हो गई और वो बस पानी से ऐसे ऐसे धीरे धीरे खेलने लगी जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा। जब वहाँ पर आधा पौना घंटा हो गया तो अंजलि की नज़र पड़ती है, वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा हुआ है, एक आदमी जिसने शॉल ओढ़ी हुई है। लेकिन ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग थी कि एक आदमी भरी गर्मी में शॉल ओढ़ के क्यों बैठा हुआ है। हालांकि अंजलि ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर जैसे बच्चे धीरे धीरे वापस आने लगे तो ये भी
अपने मामा के बच्चों के साथ चल दी। हालांकि उम्र में ये उनसे बड़ी थी, लेकिन गांव के बारे में मामा के बच्चे ज़्यादा जानते थे। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो नानी ऑलरेडी गेट पर इनका वेट कर रही थी। नानी ने इन्हें इस हालत में देखा जहाँ ये पूरे मिट्टी से लिपटे हुए थे और पानी ऊपर से नीचे गिरने लग रहा था इनके कपड़ों से। आते ही नानी ने पूछना शुरू करा कि तुम लोग कहाँ गए थे, और जिस नज़र से नानी देख रही थी इन्हें पता चल गया था कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। इन्होंने बताना शुरू करा कि हम तालाब के पास गए थे। मामियाँ अंदर से आई, उन्होंने अपने बच्चों को मारना शुरू करा और नानी ने अंजलि की खबर ली, उसके 2-3 चांटे मारे बढ़िया वाले, और फिर समझाया कि दोपहर के टाइम पर आप ऐसी जगह नहीं जाते जहाँ पर आपको देखने वाला कोई ना हो, कोई भी ऊंच नीच हो सकती है। इसके बाद शाम तक ये बातें ठंडी पड़ गई और धीरे धीरे बच्चे आपस में दोबारा खेलने लगे। वो शाम भी बीत गई। इसके बाद क्या हुआ, ये आपस में खेला करते थे लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाया करते थे। जो अंजलि थी वो ज़्यादातर नानी के पास सोया करती थी। खाना पीना उनका मामियों के पास हुआ करता था, लेकिन अंजलि रहती ज़्यादातर अपनी नानी के साथ थी। अंजलि वहाँ पर तब तक के लिए आई थी जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होने वाला था, और इस चीज़ को अभी 20-30 दिन अच्छे खासे बचे हुए थे। 4 दिन हुए थे इस इंसिडेंट को जब ये लोग तालाब से वापस आए थे, और पूरे घर में अजीब सी एक चुप्पी थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी को तो मालूम है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंजलि अपने आंगन में खेल रही थी बच्चों के साथ, तभी वो ऑब्जर्व करती है कि अचानक से आसमान पूरा काला हो जाता है। एक हवा का झोंका आया बहुत तेज, और जितने भी कपड़े तार पे सूख रहे थे वो सारे के सारे कपड़े उड़ के सीधा खाई में जाके गिरते हैं। अंजलि पीछे भागना शुरू करती है, लेकिन मामी मामा जितने भी वहां पर थे उन सब ने रोक दिया, ये बोल के कि तुम वहां नहीं जाओगी। अब एक चीज जो अंजलि ने उस टाइम पर ऑब्जर्व नहीं की लेकिन रिकॉर्डिंग में मेंशन की कि अक्षय, शायद मैं खेलने वाले मूड में थी इसलिए मैंने इस चीज को ऑब्जर्व नहीं करा कि जो हवा का झोंका आया था उससे सिर्फ और सिर्फ वो कपड़े उड़े थे। मतलब मेरी मामी ने सूट साड़ी पहना वो नहीं उड़ा, वहां पर फालतू जो कपड़े थे वो नहीं उड़े। मतलब वो हवा का झोंका जो आया था वो ऐसा लग रहा था लगभग उन्हीं कपड़ों को उड़ाने आया था, और वो हवा का झोंका चाहता था कि मैं उस खाई में जाके गिर जाऊं। घर वालों ने मुझे रोक लिया और फिर मामा आगे बढ़े, उन्होंने उस खाई में से कपड़े निकाले, उन कपड़ों को धुलवाया और फिर मेरे सामने मट्टी तेल डाल के आग लगा दी। ये पहला इंसिडेंट था जो अंजलि के सर के ऊपर से चला गया। अंजलि को समझ में नहीं आया ये हुआ ही क्या। उनके लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, लेकिन अंजलि के सामने तो ऐसे बहुत सारे राज खुलने वाले थे। इस वाले इंसिडेंट के बाद अंजलि थोड़ा सा शांत रहने लग जाती है। वो अपनी ख्यालों में लुप्त रहने लग जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। फिर उनके फाइनली 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जहाँ पर उन्होंने अच्छे मार्क्स से अपनी 10th क्लियर की, और नानी ने बहुत सारे लड्डू मंगवाए और अंजलि को कहा कि मामा के बच्चों के साथ जाके अलग अलग घरों में लड्डू दे के आ जाना। अब अंजलि ने जब अपने मामा के बच्चों को ढूंढना शुरू करा तो वो बच्चे मिले ही नहीं, तो अंजलि ने ये डिसाइड किया कि मैं अकेली जाऊँगी और लड्डू दे के आ जाऊँगी। अंजलि बहुत ज़्यादा खुश थी, लड्डू देने गई, अलग अलग घरों में गई तो उन्हें वहाँ से आशीर्वाद मिला, और फिर घूमती घूमती वो एक ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ पर शायद उन्हें नहीं जाना था। उनके घर से दूर एक कुआं था और कुएं के बगल में एक घर बना हुआ था जहाँ पर दूर दूर तक ना तो कोई पंछी था, ना ही बकरी, ना ही कोई कुत्ता। अंजलि वहाँ पर जाती है, उस गेट को खटखटाती है। अंदर से एक बुजुर्ग औरत आती है और वो औरत पूछती है, हाँ बेटा कहाँ से आई है तू? तो अंजलि बताती है कि मैं उनके घर से आई हूँ और मेरे 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मैं पास हुई हूँ, तो मेरी जो नानी है उन्होंने आपके लिए मिठाई भिजवाई है। तो वो जो बुजुर्ग औरत खड़ी थी उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है कि बेटा अंदर आना। अंजलि बोलती है कि नहीं मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मेरे को दिल्ली वापस जाना है, तो आप मिठाई ले लो और फिर मैं जा रही हूँ। तो वो जो औरत थी उसने नज़रों में जैसे पता नहीं क्या अंजलि के ऊपर कर दिया। अंजलि सीधा उनके घर में गई और उन्होंने गन्ने का जूस, पहले कुछ आया करता था जिसमें चावल डाल के कुछ दिया करते थे, पहले कोई डिश होती थी ऐसे जिसका मुझे तो नाम नहीं पता, लेकिन अंजलि ने बताया वो जो वहाँ पर दादी नानी बैठी हुई थी उन्होंने मुझे कुछ मीठा खाने को दिया, और खाने के बाद मैं सीधा अपने घर पे आ गई। तो नानी ने पूछा कि बाकी बच्चे कहाँ हैं, तू क्या अकेली गई थी? तो मैंने नानी को बताया हाँ मैं अकेली गई थी। तो नानी ने पूछना शुरू करा कि तू बता तू कहाँ गई थी? तो इन्होंने बताना शुरू करा अंजलि ने, मैं उसके घर में गई थी, मैं उसके घर में गई थी, और फिर बताया कि मैं कुएं के पार उस वाले घर में भी गई थी। और ये सुनने के बाद नानी का दिमाग फिर गया। नानी ने पूछा कि तू उस घर में क्यों गई थी, तेरे को बोला था किसी ने? तो अंजलि बोली आपने मना भी तो नहीं किया था। तब अंजलि को समझ में आया कि क्यों नानी बोल रही थी कि मामा के बच्चों के साथ जाओ। उस घर से कोई बातचीत नहीं करता था, उस औरत से कोई बातचीत नहीं करता था। अब जो रीज़न है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये सब होने के बाद अंजलि ने 2-3 थप्पड़ तो खा ही लिए थे। नानी ने उन्हें समझाया कि ऐसे हर किसी के घर नहीं जाते, उस घर में आज के बाद मत जाइयो। तो अंजलि ने बोला कि मैं तो यहाँ पे आती भी इतना कम हूँ, मैं क्यों ही जाऊँगी उनके घर पे दोबारा। अगले दिन इन्हें दिल्ली निकलना था और इनको ले जाने के लिए 7 सीटर गाड़ी आई थी, लेकिन इनके यहाँ पे एक ही दिक्कत थी कि इनके यहाँ पे वॉशरूम नहीं बना हुआ था। तो नानी ने बोला कि एक काम कर, अगर तेरे को फ्रेश होना है तो फटाफट से खेत की तरफ फ्रेश होके आ जा और फिर उसके बाद हम दिल्ली निकलेंगे। ये
अपने साथ जो भी सामान था लेके जाती है खेत की तरफ और वहाँ पर फ्रेश होने के लिए गई थी। लेकिन ये एक चीज़ देखती है, इनके सामने सामने वहाँ पर जो मट्टी पड़ी थी खेत के अंदर, वहाँ पर एकदम से एक बवंडर बनना स्टार्ट होता है। अंजलि बस घूर रही थी उस चीज़ को कि वो बवंडर धीरे धीरे बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया और वो सीधा 6-8 फीट का हो गया और अंजलि के आगे आके घूमने लग गया। और अंजलि ने जो चीज़ नोटिस की थी कि उसमें सिर्फ मिट्टी मिट्टी उड़ रही थी। अंजलि को थोड़ा सा तो डर लगा, लेकिन अंजलि ने कुछ बोला नहीं और फिर वो बवंडर अपने आप दूसरी दिशा की तरफ निकल गया। अंजलि वहाँ पे फ्रेश हुई, अपने घर पे आई और मामा के बच्चों से पूछा कि मैंने वहाँ पर एक बवंडर देखा था और वो बवंडर मेरे सामने बहुत बड़ा हो गया, क्या तुम लोगों ने उस बारे में सुना है? तो वो जो मामा के बच्चे हैं वो सुन के हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि तूने पत्थर तो नहीं मारा, तूने चप्पल फेंक के तो नहीं मारी, तूने हाथ जोड़े? तो अंजलि बताना शुरू करती है कि नहीं, मैंने तो चप्पल भी नहीं मारी, ना पत्थर मारा, ना मैंने हाथ जोड़े, मतलब वो बवंडर मेरे सामने आता गया और फिर दिशा बदल ली। तो मामा के बच्चे बताते कि ऐसा है, वो हमारे देवता थे, देवता हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, तो कभी अगर ऐसे बवंडर बन के आए तो हाथ जोड़ लियो, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो अंजलि पूछने लगती है कि तुम लोग डर क्यों रहे थे? तो ये लोग बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली में 2 तरीके के बवंडर आते हैं, एक आता है नेगेटिव, एक आता है पॉजिटिव। तो अंजलि पूछना शुरू करती है कि अब ये डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही है। तो मामा के बच्चे बताते हैं कि अगर बवंडर आ रहा है और उस बवंडर में घास पत्ते ये सब कुछ है तो वो एक पॉजिटिव है, मतलब वो देवता है, तो उनके हाथ जोड़ लेने चाहिए। लेकिन अगर कोई बवंडर आ रहा है जिसमें सिर्फ मिट्टी उड़ रही है तो वो शैतान है, उससे हमें बच के रहना है, जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ देना है। अब अंजलि ने इस चीज़ को मेंशन तो नहीं किया, लेकिन वो जो बवंडर देख के आ रही थी वो एक्चुअली में बवंडर में कोई शैतान था। ये सुनने के बाद अंजलि ने खुद को रिलैक्स किया और नानी के पास गई और नानी को बोला कि नानी मैं फ्रेश हो गई हूँ, अब हम चलते दिल्ली की तरफ। ये लोग दिल्ली के लिए निकले और एक जगह पर इनकी गाड़ी जो है खड़ी थी, वहाँ पर ये पहुँचे, गाड़ी में बैठे और गांव की जैसे ही सीमा पे पहुंचे जहां से इनका गांव खत्म होने वाला था, वहां जाके इनकी गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही, ड्राइवर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन बैक गियर लगा रहे हो तो गाड़ी पीछे जा रही है, मतलब गाड़ी गांव की तरफ जा रही है, गाड़ी गांव की सीमा को क्रॉस नहीं कर रही। काफ़ी देर तक ये चीज़ ट्राई करी गई, उसके बाद नानी को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मामा को बुलाया गया, कुछ लोग थे वहाँ पे जो अपनी साइकिल बाइक पे गए, मामा को बुला के लाए। फिर मामा ने बहुत देर तक ट्राई किया, कुछ मैकेनिक्स को बुलवाया तो पता चला कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। नानी ने हाथ जोड़ लिए और नानी ने वहाँ के देवता को बोला कि हमें घर तक पहुँचा दो, हम आज यहाँ से नहीं जा रहे, हम जाएंगे तो यहाँ पर चुपचाप जाएंगे, किसी को बता के नहीं जाएंगे। ये बोलते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये लोग अपने घर पे वापस आ गए और नानी ने अंजलि को ये चीज़ मेंशन करी कि आप किसी को नहीं बताओगे कि अभी हमारे साथ क्या हुआ है, सुबह हम चुपचाप यहाँ से निकलेंगे। अंजलि को सख्त मना करा गया कि आप किसी को नहीं बताओगे कि अभी क्या हुआ है। अंजलि पूरी रात अपने मामा के बच्चों से भी बात नहीं करती। सुबह जब वो सो रही थी तो नानी जी चुपचाप आती है, 5 बजे उन्हें उठाती है, सीधा गाड़ी में लेके जाती है और इस बार गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी सीधा दिल्ली की तरफ आ जाती है। दिल्ली जैसी गाड़ी पहुंचती है, नानी उतरती हैं, अंजलि को अपने साथ लेके सीधा घर में जाती है। वो घर में किसी को कुछ नहीं बताती कि इसने क्या मीठा खाया, क्या बवंडर वाला इंसिडेंट हुआ, क्या कपड़ों वाला इंसिडेंट हुआ। सीधा ये लोग घर में आते हैं और ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। नानी 1-2 दिन रुकती है और सीधा वापस अपने जो बताया कि हरदोई के पास जो गाँव था वहाँ वापस चली जाती है। जब नानी अपने हरदोई के गाँव में वापस आ जाती है तो कुछ दिन बाद इनके यहाँ पे एक फंक्शन होता है, जिस फंक्शन में सबको आना था। रिलेटिव में किसी की शादी थी, तो फिर दोबारा 7 सीटर गाड़ी हरदोई के गांव से दिल्ली जाती है और फिर दोबारा वहां से बहुत सारे लोगों को लेके आती है और उनमें एक थी अंजलि। अंजलि आई वहां पर, उन्होंने उस फंक्शन को पूरी तरीके से एंजॉय किया, लेकिन इस बार उनके साथ कुछ अजीब हुआ। गांव में आने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो उनके पेट में एक अजीब सा दर्द उठ गया, जिस दर्द का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूरी रात ये तड़पती रही वहाँ पर, कभी इनको ठंडा लगाया गया, कभी गर्म लगाया गया, कभी कुछ अलग दवाइयाँ दी गई, कभी किसी वैद्य को बुलाया गया, लेकिन इनको कहीं से कहीं तक आराम नहीं पड़ा। एमरजेंसी में इन्हें दिल्ली लाया जाता है और दिल्ली में लाने के बाद जैसे कि अंजलि ने मुझे बताया कि उस टाइम पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो अलग अलग सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया गया, जहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल में आके पता चलता है कि अंजलि के पेट में स्टोन है। दवाइयाँ रिकमेंड करी गई और अंजलि को ये बोल के वापस घर भेज दिया गया कि दवाइयाँ चलेंगी, दवाइयों से अंजलि को फ़र्क मिल जाएगा, आप उसे घर लेके चले जाओ। अंजलि वापस आई घर में और दवाइयाँ खाना स्टार्ट करती हैं। कुछ टाइम तक उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ें अंजलि ने स्टार्ट कर दी जो बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल थी। पहले ही पता चल गया था कि उनको पथरी है। अब जहाँ जहाँ वो सोती,
ज़मीन पे जो सीमेंट पड़ा होता था, मिट्टी पड़ी होती थी, अंजलि वहाँ पर उन मिट्टियों को खाना शुरू कर देती। इस दौरान अंजलि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय मुझे नहीं पता कि मुझे अजीब सी एक फ्रेगनेंस आती थी मिट्टी में से। वो सीमेंट वाली जो मिट्टी होती थी, मुझे बस मन करता था कि मैं उठा के खा लूँ। धीरे धीरे ये मिट्टी खाना शुरू करती हैं। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रात, 1 हफ्ता इन्होंने क्या करा, वहाँ पे गड्ढा बना दिया। अब इनकी मम्मी इनसे पूछती है कि ये धीरे धीरे घर की ज़मीन में गड्ढा कैसे हो रहा है। तो अंजलि बखूबी वहाँ पर झूठ बोल देती है कि सफाई करते वक्त मिट्टी निकल जाती होगी, या फिर पलंग बिछता है तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता होगा। और अंजलि की ये हैबिट में हो गया था कि वो डेली रात को मिट्टी खाती थी, अपने साथ एक पेचकस लेके सोती या पेन लेके सोती, और जैसे ही सब सो जाते तो ये क्या करती, वहाँ की मिट्टी खुरेदना शुरू करती और खाना शुरू कर देती। इन्होंने बहुत झूठ बोले, लेकिन फाइनली एक दिन मम्मी ने इन्हें ये करते पकड़ लिया। इन्हें डांटा, इन्हें खूब डांटा इस चीज़ को लेके कि अभी तेरे पथरी हो रखी है और उस चीज़ का इलाज चल रहा है, और ऊपर से तू मिट्टी खा रही है जो कि तेरे को बहुत दिक्कत दे सकती है। कुछ टाइम बाद इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो जो स्टोन का दर्द था वो इतना ज़्यादा उठने लगा कि अंजलि रात को ही चिल्लाना शुरू कर देती है। इन्हें हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। आर्थिक स्थिति ख़राब होने की वजह से नानी जी ने क्या करा, नाना को भेजा। नाना जी ने हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पर उनकी बातचीत थी, और वहाँ पर उन्हें एडमिट कर लिया गया। 15 दिन के लिए अंजलि को वहाँ पर एडमिट कर लिया गया, जहाँ पर बैक टू बैक उनको ग्लूकोज चढ़ता रहा, दवाइयाँ दी गई, और वो पेन किलर जो थे, जो दिए जाते थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि अंजलि ने उस टाइम पर ऐसा फील किया कि उनकी बॉडी उनके काबू में ही नहीं है। मतलब अंजलि पूरे दिन बेहोश पड़ी रहती। जब भी वो उठती तो उन्हें इतना तेज़ पेन होता कि बार बार उन्हें बेहोश कर दिया जाता था, और उनकी वो हालत हो गई जहाँ पर उनकी नानी को आना पड़ा। उनकी नानी आती है ये देखने के लिए कि अंजलि के साथ हो क्या रहा है। वक्त बीतता गया और बड़ी मुश्किल से अंजलि को आराम आया। अंजलि सीधा अपने घर आती है डिस्चार्ज होने के बाद। कुछ ही टाइम बीता था, फिर दोबारा अंजलि को दोबारा पेन उठना स्टार्ट होता है। अब इस टाइम पर ये समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो अंजलि को डिस्चार्ज मिला था, अब किस चीज़ का पेन है। इनके पापा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि अंजलि का सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, अपनी सारी रिपोर्ट्स इकट्ठा की जो अंजलि की पुरानी वाली थी, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए जो कि अच्छा खासा हॉस्पिटल था। वहाँ पर अपने दोस्तों से पैसे जुगाड़ करके वो पहुँचे और अंजलि का ट्रीटमेंट करवाया। तो वहाँ पर अंजलि को एक नई डिसीज़ मिली। उनके लंग्स में पस पड़ गया था, जिसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अंजलि की बॉडी में सिर्फ 3 यूनिट खून बचा था, जो कि एक बहुत बड़ी अफसोस वाली चीज़ थी। डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की, जिसमें खून बढ़ाने की चीज़ें थी, जैसे कि आप जानते हैं कुछ ब्लड भी इनको चढ़ा। उसके बाद फिर इनकी सर्जरी करवानी पड़ी, जहाँ पर अंजलि ने जो बेहोश होने से पहले चीज़ें सुनी, मतलब पस निकालने से पहले जब इनको बेहोश करना था, तो अंजलि ने जो बेहोश होने से पहले डॉक्टर्स के मुंह से जो चीज़ें सुनी वो बहुत दर्दनाक थी। जब इन्हें सर्जरी के लिए बेहोश किया जा रहा था, एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, तब डॉक्टर ने बस बेहोश होते टाइम ये बोला कि अगर ये पस ऐसे नहीं निकला तो हमें पूरा का पूरा सीना इसका खोलना पड़ेगा। अंजलि ने इस चीज़ को सुना और वो बेहोश हो गई। बीच में अंजलि की आंख खुली, तब उन्हें पता चला कि मेरी सर्जरी हो रही है। फिर दोबारा एनेस्थीसिया दिया गया और अंजलि को बेहोश कर दिया गया। अंजलि होश में आती है और ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका था। अंजलि की हालत लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो उनकी नानी ने एक ही टोंट मारी उनको कि अब जाइयो और मीठा खाइयो उसके हाथ से। तो अंजलि उस टाइम पर समझ नहीं पा रही थी कि नानी किस बारे में बात कर रही है। तो नानी ने बताया कि जिस घर में तू गई थी वो एक डायन थी, वो अपने पति को भी खा गई, अपने बच्चे को भी खा गई, और तू उसके हाथ का खा के आई थी। तो अब तू सोच ले तेरे साथ क्या हुआ होगा। अंजलि ने इस चीज़ को सुना और अंजलि ने इस चीज़ को पल भर में भुला दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही थी। एक शाम अंजलि मौसम देख रही थी बाहर का, और वो मौसम उनको पूरा ऑरेंज दिख रहा था। अंजलि ने क्या करा, खिड़की पे 3 मुक्के मारे खींच के, और नानी को बोला कि मुझे अभी के अभी बाहर लेके चलो। नानी ने घुमा के एक चाटा मारा अंजलि को और ये बोला कि शांति से बैठ जा, मैंने किसी को बुला रखा है। एक मामा आए थे इनके जो राजस्थान के रहने वाले थे, उनको सिद्धि थी, वो अपने साथ एक पानी लेके आए थे। वो पानी पिलाया गया। 2-3 दिन तो उसका असर रहा, लेकिन फिर उस पानी का भी कोई असर नहीं चढ़ा। उसके बाद एक मुस्लिम को बुलाया गया जो इनकी मम्मी के कहीं ना कहीं स्कूलमेट थे। उनको बुलाया गया तो वो आए और उन्होंने क्या करा, अंजलि का हाथ पकड़ा और अंजलि से पूछा कि बेटा तेरे को क्या दिक्कत है। अंजलि ने बताना शुरू करा कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा मेरे आगे पीछे कोई रहता है और मेरे को शरीर से रिलेटेड इतनी दिक्कतें होती हैं कि मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। उस मुस्लिम ने 3 बार फूंक मारी, और वो जो पल था, अंजलि ने बताया कि मेरे ऊपर से जैसे सारी चीज़ें हट सी गई और मैं इतना आराम महसूस कर रही थी। इन्होंने बताया कि इतने टाइम बाद इन्होंने खाना खाया, इनके शरीर में थोड़ी सी शांति आई और फिर ये सुकून से सो गई। जब वो मुस्लिम आए थे उन्होंने 3 फूंक मारी, उसके बाद अंजलि को फाइनली डिस्चार्ज मिल गया था। अंजलि सही सलामत अपने घर पे आ गई थी। लेकिन क्या लगता है कि इतनी आसानी से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
इसके बाद जब अंजलि डिस्चार्ज होकर घर में आती है, उनके सर में जुएं पड़ जाती हैं। सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। अगर आप किसी की संगत में रहो तो जुएं पड़ भी सकती हैं, लेकिन जो लड़की अभी हॉस्पिटल में आई है उसके सर में जुएं, और जुएं इस तरीके से निकलती थी, सर में कंघा फिराओ तो इतनी इतनी जुएं निकल के आती थी। अंजलि अब इस चीज़ से परेशान होने लगी, तो नानी जी समझ गई कि इसके साथ कुछ ठीक नहीं है। धीरे धीरे अंजलि को नीम का तेल और ये सारी चीज़ें लगाकर नीम के पानी में नहलाया गया। चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई, वो जुएं हटनी शुरू हुई, तो फाइनली नानी को समझ में आ गया कि इसके ऊपर जो चीज़ करी गई है वो छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और ऐसे ही चलता रहा तो ये कमज़ोरी से मर जाएगी, शरीर में से खून बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अंजलि ऐसे ही दम तोड़ देगी। तो फाइनली एक मंदिर में इन्हें ले जाया गया, जो कि यूपी का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ के जो देखने वाले थे वो नाभि पर हाथ लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर उनके साथ भी उल्टा पड़ गया। जब उन्होंने अंजलि के नाभि पर हाथ लगाया तो उनको ही झटका पड़ा, और सारे घर वालों ने इस चीज़ को देखा कि इनके साथ हुआ क्या है। फिर वो बताना शुरू करते हैं कि जब ये तालाब के पास गई थी, वहाँ से एक एंटिटी लेके आई, उस औरत के पास गई थी जो डायन थी, उसने यहाँ पर इसको खिला के भेज रखा है, और इसके बाद जो इसने बवंडर देखा, उस बवंडर से भी कोई नेगेटिविटी इसके साथ चल रही है, तो अभी ये नेगेटिविटी का घर बन चुकी है। तो बताया गया कि अंजलि का उतारा करना पड़ेगा। तो अंजलि को एक दिन दिया गया, और उस दिन अंजलि को बुलाया गया, जहाँ पर कम से कम 4-5 घंटे पूजा पाठ चली। पूजा पाठ के बाद एक रिचुअल परफॉर्म करा गया। रिचुअल के बाद कुछ चीज़ें बताई गई जो कि अंजलि को करनी थी। 41 दिन तक उन्हें दही, चावल और हल्दी, इन तीनों को मिलाकर अपने बेड के नीचे रखना था, पोटली के अंदर, और सुबह उन्हें उठाना था, जाना था, जो वॉश बेसिन होता है उसमें पूरा रगड़ के निकालना था, और उन्हीं हाथों से अपने मुंह को रगड़ना था, और पानी का यूज़ नहीं करना था। अब ये चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन अंजलि जैसे जैसे इन सब चीज़ों को कर रही थी, इनके साथ और भी दिक्कतें बढ़ने लगी। जब वो सुबह उठती थी, उन्हें ऐसा लगता था कि उनके कपड़े उतार के किसी ने रख दिए हैं। मतलब वो खुद को सिर्फ टी-शर्ट और लोअर में पाती थी, उनके इनर वियर्स जो होते थे वो उतर के बाहर पड़े होते थे। इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मम्मी ने बोला कि तेरा बुरा सपना होगा, या फिर तू खुद उतार के रख देती होगी, गर्मी की वजह से ऐसा नहीं होता। एक बार ऐसा हुआ, ये अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी, पीछे से किसी ने इस तरीके से हाथ लगाया कि ये बुरी तरीके से डर गई। लेकिन 41 दिन बाद फाइनली जो अंजलि थी वो इन सब चीज़ों से मुक्त हुई। वो सारी चीज़ें उतारी गई, सारी चीज़ें इनके ऊपर से एक एक एंटिटी जो थी वो हटाई गई। उसके बाद फिर इनके साथ जो दोबारा हुआ वो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ, जिसका थंबनेल मैं आपके सामने दोबारा लगा रहा हूँ। अंजलि का ये मानना है कि उनके साथ ये चीज़ें कभी भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने खुद से ऐसे पंगे ले रखे हैं जिसकी वजह से एंटिटीज़ कभी भी खुली किताब की तरह इनके साथ आ जाती हैं। अब इनके साथ जो इनके होने वाले हस्बैंड है वो भी इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी अलग अलग मंदिर जाते हैं और वहाँ से धागे ला के देते हैं, तो कुछ टाइम तो फ़र्क रहता है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऊंच नीच होती रहती है। तो अंजलि के साथ ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई हैं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, हमेशा से कुछ चीज़ों के लिए आपको पर्दा करना पड़ता है। मना की जाती है कि ये चीज़ें मत करो। शमशान, कब्रिस्तान, ऐसे चैलेंज लेने, ऐसी जगह पर जाना जो हॉन्टेड है, कोशिश करो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। लेकिन फिर भी इंसान से वो गलती हो ही जाती है। कुछ गलतियाँ अंजलि से हुई जो जानबूझकर उन्होंने नहीं की थी, लेकिन वो गलतियाँ उनकी ज़िंदगी में इतनी हद तक आगे बढ़ गई जहाँ पर क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर निकली आप समझ सकते हो। लेकिन आप इससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि आप ऐसी गलतियों को रिपीट ना करें। और उसके बाद जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आते हैं उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि भाई अगर पूरी वीडियो को देख लिया, कुछ सीखने को मिला, तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। हम आपसे सिर्फ यही चीज़ मांगते हैं कि आप इसी तरीके से हमें प्यार दिखाएं, ताकि हम इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मेहनत हमारी बहुत ज़्यादा लगती है, जहाँ पर रियल इंसिडेंट लाना होता है, ऑडियोज़ लानी होती है, कॉमेंट करवाना होता है, कॉमेंट पिन करना होता है, और हम आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखें। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप कैमरे पे बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और उसकी यूएसपी यही है कि हमारे गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं जो अपनी आप बीती कैमरे पे आके बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। और अगर आपको लगता है आप कैमरे पे आके कोई अपनी आप बीती बताना चाहते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है और मेंशन कर देना है कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम जनता के सामने बैठेंगे और इसी तरीके का कुछ अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में।
अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, तो कभी ट्रैवल करते टाइम आपको हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट सुनना हो तो आप सुन सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने कुल देवी देवताओं को पूजिए, भगवान को पूजिए, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी सबके करीब रहिए, भाई बहनों को कुछ ना कुछ समझाते रहिए और अपने आप को ऐसी मुसीबतों से दूर रखिए, क्योंकि एक बार आपका पैर कहीं पड़ गया तो चीज़ें आपको लेके ही जाएंगी। इमेजिन कीजिए अभी आप ये रियल इंसिडेंट देख रहे हैं और आपको पता चले आज ही आप कहीं से गुजर के आए हैं और कोई एंटिटी आपको ही ले जाने का वेट कर रही है, लाइट बंद होते ही आपके ऊपर अटैक होने, खैर कैसा लगेगा। अपना ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। इतने जू हो गए थे, इतने जू, और वो इतने हो गए ना मेरे सर में अनलिमिटेड, जो मेरे सर से ना सिर्फ गिर रहे हैं, टपक रहे हैं, टपक। तब उसने बताया कि जो देवता होता है ना, वो अपने साथ जो आसपास के पत्ते होते हैं ग्रीनरी के, जो खुद टूट के गिर जाते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, नेगेटिव वाला होता है, वो अपने साथ सिर्फ मिट्टी लेके 8-10 फुट का, और वो पूरा टर्नाडो जैसा पूरा घूम रहा है बीच बीच में, मतलब खेतों में। ये उसने जैसे ही मेरे को टच किया, उसका हाथ एकदम से झटक गया।